करीबन बीतने वाली थी और मैं वहां मजीद नहीं ठहर सकता था। सनोबर खान और उसके आदमियों ने दिन चढ़े पहुंच जाना था और उनकी आमद से पहले पलवशा को वहां से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना जरूरी था। और यकीनी तौर पर वो खुद हरकत करने के काबिल नहीं थी, इसलिए उसे मैंने ही किसी महफूज मकाम तक पहुंचाना था। उसकी तरफ से इत्मीनान हासिल होने के बाद ही मैं सनोबर खान और एल्बर्ट पार्टी का सामना कर सकता था। इतना यकीन तो मुझे भी था कि इन 5 गैर अहम अफराद के कत्ल की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खासकर मैं सनोबर खान के आकाओं की जरूरत था और उसके आकाओं के नजदीक सनोबर खान के आदमियों की हैसियत चंद टकों में बिकने वाले गुलामों से बढ़कर नहीं थी। एनेक्सी से बाहर निकलकर एक उम्मीद के सहारे मैंने दोबारा नजरें दौड़ाई, मगर पार्किंग में कोई गाड़ी तो क्या, साइकिल खड़ी नजर नहीं आई। अब ये बदकिस्मती ही थी, वरना वहां हर वक्त कोई ना कोई गाड़ी मौजूद रहती थी। गोया अब मुझे पलवशा को उठाकर ही ले जाना पड़ता और ऐसे उसे अंगूर अड्डे पहुंचाना मुमकिन नहीं था। काफी देर सोचने के बाद मुझे वही गार सबसे महफूज लगा जहां उसने मेरे कंधे से गोली निकाली थी। वो गार हवेली से 2.5-3 किलोमीटर दूर था। वहां पलवशा के पास खाने पीने और दूसरी जरूरियात की अशिया छोड़कर मैं आराम से वापस आ सकता था। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती। पलवशा और सामान को इकट्ठा वहां तक पहुंचाना आसान नहीं था। उसे गार तक पहुंचाने से पहले वहां इस्तेमाल का सामान पहुंचाना जरूरी था। नीचे बिछाने के लिए फोम का गद्दा, तकिया, स्लीपिंग बैग, पीने के लिए दूध का कार्टन, खाने के लिए बिस्किट, पेस्ट्रियां, जख्म के लिए साफ पट्टियां, दवाइयां और इंजेक्शन, क्लैशनकोफ और फालतू मैगजीन वगैरह। ये तमाम सामान उठाकर 3 किलोमीटर चलना आसान नहीं था। जरूरत का तमाम सामान समेटकर मैंने एक बैग में डाला और बैग कंधों में डालकर मैंने फोम का गद्दा लपेटकर उठाया और हवेली से बाहर आ गया। सूरज तुलू होने तक मुझे तमाम सामान और पलवशा को गार तक पहुंचाना था। टॉर्च की रोशनी में इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। मेरे दिल में बस जंगली जानवरों के बारे में थोड़ी सी फिक्रमंदी थी, क्योंकि उस इलाके में भेड़िए, रीछ और सुअर वगैरह पाए जाते थे। बंदर भी मौजूद हैं, मगर उनका शुमार नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की फहरिस्त में नहीं आता। चीते और तेंदुए की अफवाहें भी सुनने में आती रहती हैं, मगर कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं बगैर किसी काबिल जिक्र वाक़े के आधे घंटे तक गार के नीचे पहुंच गया था। चूंकि वहां मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका था, इसलिए मुझे रास्ता पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। चढ़ाई पर चढ़कर मैंने सामान गार से बाहर छोड़ा और क्लैशनकोफ कंधे से उतारकर हाथ में थामते हुए मोहतात अंदाज में गार के अंदर घुस गया। गार बिल्कुल खाली पड़ा था। अच्छी तरह देखभाल करके मैं बाहर निकल आया। बाहर रखा सामान उठाकर मैंने गार के अंदर रखा और वापसी की राह ली। वापसी में खाली हाथ था, इसलिए मुझे भागने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। मैं 15 मिनट में हवेली में पहुंच गया था। पलवशा को गार में पहुंचाकर मुझे एक बार फिर हवेली ही में लौटना था। मुझे फिक्र इसलिए भी नहीं थी कि मेरे पास काफी वक्त मौजूद था। सनोबर खान इतना सवेरे कभी न लौटता और ना इतना सवेरे उसे बहादुर खान से राब्ता करने की कोई जरूरत पेश आ सकती थी। पलवशा मुझे जागती ही मिली थी। मेरे कमरे में दाखिल होते ही उसने नजर भर कर मुझे देखा और आंखें मूंद ली। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्या तुम पैदल चल सकती हो? ये सवाल मुंह से निकालते ही मुझे अपने सवाल के अहमकानापन का अंदाजा हो गया। खून बहने की वजह से उसके चेहरे पर पीलाहट नजर आ रही थी। यकीनन वो काफी नक्काहत भी महसूस कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसको उठाया। एनेक्सी से निकलकर मैंने उसे कंधों पर उठा लिया, क्योंकि उसे मुसलसल बाजुओं में भरकर गार तक पहुंचाना मुमकिन नहीं था। आर्मी में जख्मियों और लाशों को उठाने की अमली तरबियत दी जाती है। मैंने भी उसके अंदाज से उसको उठाया हुआ था जैसा कि हमें तरबियत मिली थी। करीबन 1.25 घंटे में मैं गार के दहाने पर पहुंच गया था। हर तरफ सुबह का उजाला फैल गया था। उसे कंधों से उतारकर मैंने बाजुओं में भरा और गार में दाखिल हो गया। जमीन में बिछे गद्दे के पास जाकर उसे एहतियात से गद्दे पर लिटा दिया और सर के नीचे तकिया दुरुस्त करके गार से बाहर निकल आया। मेरा इरादा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का था। लकड़ियों की वहां कोई कमी नहीं थी। 15-20 मिनट लगाकर मैंने गार के अंदर काफी सारी खुश्क लकड़ियां ढेर कर ली। अब मुझे उससे रुखसत लेना थी। मैंने कहा, मैंने जरूरत का तमाम सामान यहाँ रख दिया है। उम्मीद है 3-4 दिनों में तुम चलने के काबिल हो जाओगी। यहाँ से अंगूर अड्डा इतनी दूर नहीं है, तुम आसानी से वहाँ पहुँचकर छुप सकती हो। बाकी तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बस एक मशवरा देने की जसारत करूंगा कि आज के बाद वो सारे पुराने काम छोड़ दो। तुमने कबील खान से बदला लेना था, सो ले लिया। एक लम्हा रुककर मैंने गुफ्तगू को तूल देने के लिए अल्फाज की तलाश में अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन मेरी गोयाई सलब हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैं खुदा हाफिज कहकर एकदम मुड़ा और गार से बाहर आ गया। मेरे दिल को एक अनजानी डोर पीछे खींच रही थी। गार से निकलकर मैं दौड़ पड़ा। आहिस्ता चलने की सूरत में मुझे खदशा था कि मैं फिर वापस लौट जाऊंगा। हवेली के करीब पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। सबसे पहले मैं मोर्चे पर चढ़कर वहां मौजूद लाशों के पास वो पिस्तौल ढूंढने लगा जिसके जरिए उसने पलवशा को इतनी दूर से गोली मारी थी, मगर उसके पास क्लैशनकोफ पड़ी देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। गोया पलवशा उसकी गोली से जख्मी नहीं हुई थी। अपना शक दूर करने के लिए मैंने एक बार फिर जाकर एनेक्सी में देखा। वो पिस्तौल ही का बुलेट था। क्लैशनकोफ और पिस्तौल के बुलेट में काफी फर्क होता है। कोई आम आदमी भी उसे पहचान सकता है। एक रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में उजागर हुआ।
कहीं कोई और भी मौजूद तो नहीं, मगर फिर मैंने ये ख्याल सख्ती से झुटला दिया, क्योंकि किसी तीसरे की मौजूदगी में शायद अब तक हम उसका शिकार बन चुके होते। मैं ज्यादा देर इस मसले पर सोच नहीं सका था। मेरे दिल में अजीब किस्म के वसवसे सर उभारने लगे थे। पलवशा की पट्टी तो मैंने कर दी थी, क्या वो दोबारा अपनी पट्टी तब्दील कर पाती? फितरी तकाजे के लिए वो गार से बाहर कैसे निकल पाती? मैंने उसके पास पानी की 3 बोतलें भर कर रखी थीं। क्या वो पानी उसकी जरूरियात को पूरा कर सकता था? और अगर कोई जंगली जानवर खून की बू पाकर गार में घुसता तो वो कैसे उसका मुकाबला करती? और अगर वो जानवर पर फायर करती तो क्या फायर की आवाज सुनकर सनोबर खान के आदमी चौकन्ना न हो जाते? मैं तो अपनी जान छुड़ाने के शौक में उसे मौत के मुंह में छोड़ आया था। बगैर ताखिर के मैंने वापस लौटने का फैसला किया। बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचते ही मुझे ख्याल आया कि बिस्तर पर पलवशा का खून बिखरा देखकर सनोबर खान या एल्बर्ट को अंदाजा होगा कि हम दोनों में से कोई एक जख्मी है। फिर एक गद्दा और रजाई वगैरह को गायब देखकर वो यकीनन यही सोचते होंगे कि हम कहीं करीब ही छुपे हैं। एक नतीजे पर पहुंचते हुए मैंने जरूरत की चंद चीजें हवेली से बाहर निकाल कर रखी और फिर छोटे कमरे का रुख किया जहां वो डीजल और पेट्रोल वगैरह जखीरा रखते थे। 3-4 भरे हुए कैन उस वक्त भी वहां मौजूद थे। अगले 10-15 मिनट में मैंने वो पेट्रोल इनेक्सी और दूसरे कमरों में छिड़क दिया था। वहां मौजूद 3-4 गैस सिलेंडर भी मैंने खोल दिए थे और फिर पेट्रोल को एक लकीर की तरह जमीन पर गिराता हुआ मैं दाखिली दरवाजे तक आया और उसे तीली दिखा दी। आग जल्दी से जमीन पर पड़े तेल को चाटती हुई कमरों के दरवाजे तक पहुंची। मैंने हवेली से बाहर निकलकर जरूरी सामान उठाया और गार की तरफ चल पड़ा। गैस सिलेंडरों के फटने के धमाके मेरे कानों में पड़े और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। एक बार फिर सनोबर खान से दुश्मनी का आगाज हो गया था। गार तक पहुंचते ही सूरज काफी तेज हो गया था। सारी रात भाग दौड़ में गुजर गई थी। मुझे उस वक्त भूख के साथ चाय की भी सख्त हाजत हो रही थी। गार के अंदर दाखिल होते मेरे दिमाग में बस यही सवाल गर्दिश कर रहा था, पता नहीं वो मेरी वापसी को क्या नाम दे। वो उसी हालत में पड़ी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं उभरे थे। सामान नीचे रखकर मैंने सबसे पहले आग जलाई और दूध का पैकेट खोलकर उसके लिए दूध गर्म करने लगा। ओवल्टीन मिलाकर मैंने दूध ग्लास में डाला और एक पेस्ट्री का रैपर उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो बोली, मुझे चाय पीनी है। इतने अरसे में वो पहली बार बोली थी, वरना कल रात से वो मुसलसल खामोश थी। मैंने कहा, दूध पी लो, फिर चाय बनाता हूँ। मजीद कुछ कहे बिना उसने उठने की कोशिश की। मैंने उसे उठने में मदद दी और उसके बैठते ही दूध का ग्लास और पेस्ट्री उसे थमा दी। उसको बाजुओं से पकड़ते वक्त मुझे उसका जिस्म काफी गर्म लगा था। यकीनन उसे बुखार हो रहा था। पेस्ट्री एक बार दांतों से काटकर उसने वापस रख दी। अलबत्ता दूध वो हल्के हल्के घूंट लेकर पीती रही। मैं चाय बनाने लगा। मेरे चाय बनाने तक वो ग्लास खाली कर चुकी थी। एक प्याली में चाय डालकर मैंने उसकी तरफ बढ़ा दी। ये भी खा लो। मैंने पेस्ट्री की तरफ इशारा किया। वो बोली, दिल नहीं कर रहा। मैं जो ही चाय पीकर फारिग हुआ वो आहिस्ता से बोली, मुझे ताज़ा दम होना है। मैंने कहा, चलो, और उसे उठाकर मैं बाहर लाया और एक मुनासिब जगह उतार कर पानी की बोतल उसके सामने रख दी और आड़ में हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ आई, आ जाएं। मैंने उसे दोबारा उठाया और बिस्तर तक ले आया। उसे लिटाते हुए मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। उसके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ रहा था। मजबूरन उसे लिटाने से पहले मैंने बुखार और सुकून की गोली खिलाना मुनासिब समझा। गोली खिलाकर मैंने उसे आहिस्ता से पीछे लिटाया और उसके जिस्म पर रजाई दुरुस्त की। उसकी तरफ से इत्मीनान महसूस करके मैंने क्लाशनकोफ कंधे से लटकाई और हाथों में दूरबीन पकड़कर बाहर निकल गया। वो गार उस पहाड़ी के करीबन दरमियान में बनी हुई थी। मैं दरख्तों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। 20-25 मिनट बाद मैं चोटी तक पहुंच चुका था। एक बड़े पत्थर के अकब में लेटकर मैं हवेली का जायजा लेने लगा। हवेली से उठता हुआ धुआं इस बात का मजर था कि उसे अभी तक आग लगी हुई थी। गो उस आग से उनके सामान और लकड़ी के दरवाजों को ही नुकसान पहुंचना था, लेकिन ये नुकसान भी काफी ज्यादा था। छत में चूंकि लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए छतें और दीवारें महफूज थीं। अभी तक सनोबर खान वगैरह में से कोई वहां नहीं पहुंचा था, क्योंकि हवेली के करीब मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चंद लम्हे अच्छी तरह अतराफ का जायजा लेकर मैं नीचे उतरा। गार में दाखिल होते ही पलवशा की भारी सांसों ने मुझे उसके सो जाने का मुजदा सुनाया। मैं भी सारी रात का थका हुआ था। मुझे भी नींद आनी चाहिए थी, मगर पलवशा की वजह से मेरी नींद उड़ गई थी। मैं बस उसके सरहाने बैठा उसे घूरता रहा। हवेली को आग दिखाने से पहले मैंने 2 कंबल और तकिए अपने लिए संभाल लिए थे। बिस्तर बिछाकर मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो चुकी थीं। मैं भी बिस्तर में घुसकर उसकी तरफ रुख करके लेट गया। जल्द ही नींद ने मुझे गाफिल कर दिया। गो हम दोनों का इस तरह सो जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन उस गार की जगह ऐसी थी कि वो आसानी से किसी को नजर नहीं आ सकती थी। सबसे बढ़कर गार के धाने पर मौजूद दरख्तों के झुंड की वजह से ये गार लोगों की नजरों से ओझल रहती थी। मेरी आंख कहीं दोपहर के करीब जाकर खुली। पलवशा जाग रही थी और चित लेटी गार के छत में जाने क्या तलाश कर रही थी। बिस्तर से निकलकर मैंने पानी की खाली बोतलें उठाईं और गार से बाहर निकल आया। नाले में साफ और शफाफ पानी बह रहा था। वजीरिस्तान की पहाड़ियों में काफी चश्मे मिल जाते हैं। नाले में उतरकर पहले तो मैंने वुजू करके वहीं पर असर की नमाज अदा की
और फिर पानी की बोतलें भरकर वापस लौट आया। पलवशा की पट्टी ताज़ा करनी थी। पायोडीन और साफ पट्टी दवाइयों के बक्स से निकाल कर मैं उसे मुखातिब हुआ, क्या पट्टी तब्दील कर लोगी? मेरी तरफ मुतवज्जे होकर उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने पहले की तरह उसके जिस्म पर चादरें बिछाकर पुरानी वाली पट्टी खोली और नई पट्टी बांध दी। पुरानी पट्टी खून से तर थी, लेकिन खून रुक चुका था। नई पट्टी बांधकर मैंने पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा दिया। खाली इंजेक्शन एक तरफ फेंक कर मैंने उसकी आंखों में झांका, मगर उसने नजरें चुराने की जरूरत महसूस नहीं की और उसी तरह मुझे घूरती रही। अचानक उसकी आंखों में जवार भाटा उठता महसूस हुआ और उसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझे उसकी आवाज कहीं दूर से आती महसूस हुई। मैंने कहा, कर दिया माफ। वो बोली, वजह नहीं पूछोगे? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बताना चाहोगी तो सुनूंगा जरूर। वो बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। ना मालूम उन्होंने आपको क्या क्या कहानियां सुनाई होंगी, और फिर मैंने आपकी आंखों के सामने आपको पकड़वाने का मुआवजा भी तो वसूल किया था। वहां मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि अपनी सफाइयां देती रहती। ये भी मुमकिन था कि आप मेरी किसी बात पर यकीन न करते। इसलिए जब आपने मुझे आजाद करके भागने को कहा, उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि आपको साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैंने उसे सवालिया नजरों से घूरते हुए देखा। तुम्हें गोली कैसे लगी थी? वो बोली, सच सच बता दूं? मैंने कहा, बिल्कुल सच बता दो, क्योंकि मुझे पता है। वो बोली, मैंने खुद ही मारी थी। आपको साथ ले जाने का एक ही तरीका था कि मैं इस तरह जख्मी होती कि खुद हरकत के काबिल न रहती, तभी आप मुझे वहां से खुद निकाल कर लाते। और देख लो, वही हुआ जो मैंने सोचा था। मैंने कहा, वो तमाम लोग तो कह रहे थे कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो और उससे शादी करने के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए दरकार थे। उसने जैसे कराहती हुई आवाज में कहा, आपने उनकी बातों का यकीन कर लिया? मैं साफ गोई से बोला, पता नहीं यकीन किया है या नहीं। इतना कहकर मैं उसे एल्बर्ट ब्रूक के हाथों ब्लैकमेल होने की कहानी सुनाने लगा। आखिर में मैंने कहा कि अब मैं न सिर्फ अमरीकियों और सनोबर खान का दुश्मन नंबर 1 हूँ, बल्कि उनके साथ पाक आर्मी भी मुझे किसी सूरत माफ नहीं करेगी। मैं हर तरफ से खतरों में घिरा हुआ हूँ। मेरी बात खत्म होते ही उसके मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। राजू, ये तो उन्होंने धोखे से आपको पाक आर्मी का दुश्मन बना दिया है, और उम्मीद है जल्द ही पाक आर्मी के सामने सच्चाई आ जाएगी। अगर आप सचमुच भी ऐसे होते तब भी मैं यकीन न करती। याद है जिस दिन आप मुझसे बात करने के लिए कई किलोमीटर चल कर आए थे और बिछड़ने के बाद हमारी पहली बार बात हो रही थी? मैंने कहा, हाँ याद है। वो बोली, हमारी वो बातें खबीस सनोबर खान ने सुन ली थी। जिरगे में चूंकि मेरी असलियत खुल गई थी और उसने मामू जान के घर को पहले से तलाश किया हुआ था, इसलिए उसी रात सुबह सादिक के करीब उस खबीस के आदमी मुझे, अम्मी जान और मेरे छोटे भाई को गिरफ्तार करके ले गए। मैं हर तकलीफ झेल सकती हूँ, हर तशद्दुद बर्दाश्त कर लेती, अपनी इज्जत और इस्मत को भी दाव पर लगा लेती, मगर उन्होंने मेरे मासूम भाई और बूढ़ी माँ को बेइज्जत करने का फैसला कर लिया था। अगर वो उन्हें कत्ल करने की धमकी देते तब भी मैं उनके धूस में ना आती, मगर वो इंसानियत के दुश्मन तो मेरे मासूम भाई, जो बमुश्किल 9-10 साल का है, और बूढ़ी माँ के बारे में ऐसी शर्मनाक और वाहियात गुफ्तगू कर रहे थे कि मुझे मजबूर होना पड़ा। मेरे हामी भरते ही एक काली लड़की और एक अंग्रेज भी वहां आ गए। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे राजू को कुछ नहीं होगा। वो 15 लाख की रकम लेने का ड्रामा भी उसी लड़की का था। वो ये बातें अपने साथी के साथ कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ, वरना मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू न करती। अगले दिन हम अलाम खेल लाए गए। रात को मेरी आपसे गुफ्तगू हुई। मैंने जानबूझकर ऐसा रवैया रखा कि आपको कुछ न कुछ अंदाजा हो जाए, मगर आप तो ऐसे अंधों की तरह बगैर किसी गौर व फिक्र के भागते चले आए। ये कहते हुए वो जरा सा हंसती, जबकि मैं खुद को मलामत करने लगा था कि पलवशा पर क्या कुछ बीत गया था और मैं उसकी मोहब्बत पर शक करता रहा। वो बोली, आपको गिरफ्तार करके उन्होंने वादे के मुताबिक मेरी अम्मी और भाई को रिहा कर दिया। एक मेहरबानी उन्होंने ये की कि वो रकम मुझसे वापस न ली। मैं अम्मी जान और भाई को लेकर डेरा इस्माइल खान पहुंची। वहां वजीरिस्तान के काफी महाजरीन पनाह गुज़ीन थे। एक मोहल्ले में किराए का घर तलाश करके मैंने चंद माह का पेशगी किराया अदा किया और बकिया रकम अम्मी जान के हवाले कर दी। उसके बाद वहां चंद दिन उनके साथ ही रही ताकि वो अच्छी तरह से इलाके को जान ले, और जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरे बगैर भी रह लेंगी तो मैं आपके पास वापस लौट आई। 4-5 दिन पहले उनका एक आदमी जो रुखसत पर जा रहा था मेरे हाथ चढ़ गया। उससे आपके बारे में तमाम तफसीलात मालूम हो गई, और कल जब मैंने बहुत सारी गाड़ियों को वहां से जाते देखा तब मैंने अंदर घुसने का फैसला कर लिया। अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि अंदर दाखिल होते ही मैं उनकी नजरों में आ गई, और बात की कहानी आपको मालूम है। आप तक जो खबरें पहुंची उसके मुताबिक तो मुझ जैसी गलत लड़की शायद ही दुनिया में पाई जाती हो। मैंने कहा, अच्छा दफा करो पुरानी बातों को, ये बताओ शादी करने का मुआवजा कितना लोगी? उसने हैरानी से पूछा, मुआवजा? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी तरफ रिवाज है ना, लड़की वाले लड़के वालों से मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। अब चूंकि हमारा कोई सरपरस्त नहीं तो ये सब हमें ही तय करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो हंसती। मैंने कहा, हंसो मत,
सच सच बताओ। वो शोख लहजे में बोली, मैंने पहले ही दिन अपनी कीमत बता दी थी। मैंने कहा, यानी 50 लाख? वो बोली, हाँ बस आप 50 लाख की तमाम सिफरें खत्म करके बकिया रकम अदा कर दें। मैंने मसनूई हैरानी से कहा, 50 लाख से 5 रुपए पर उतर आई? वो मसरूर कुन लहजे में बोली, डरती हूँ कहीं इनकार न कर दें। वहां से हमने कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में जाने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे जब कमांडर नसरुल्लाह की बैठक के सामने पहुंचे। नेफे में उड़सा हुआ पलवशा वाला पिस्तौल निकालकर मैं बैठक के बैरूनी दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अंदरूनी कमरे को फकत कुंडी लगी थी। कुंडी खोलकर मैं पलवशा को उठाकर अंदर दाखिल हुआ और उसे एक चारपाई पर बिठाकर उसके लिए बिस्तर बिछाने लगा। बिस्तर बिछाकर मैंने उसे सुलाया और दूसरी चारपाई उसके करीब लगाकर खुद भी वहीं लेट गया। मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। कोई बैरूनी दरवाजा खटखटा रहा था। बाहर निकलकर मैंने दरवाजे की दर्ज में से झांक कर कमांडर नसरुल्लाह को पहचाना और दरवाजा खोल दिया। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। अरे आप? मैंने कहा, आए कमांडर। मैंने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया और उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाजा कुंडी कर दिया। मुझसे मुआनिका करते हुए वो मुस्तफसिर हुआ। बड़े अरसे बाद नजर आए। मैंने कहा, हालात ने इजाजत ही न दी। कमरे में दाखिल होते ही उसने कहा, वैसे आपके मुताल्लिक काफी बातें सुनने में आ रही हैं। मैंने पूछा, कैसी बातें? वो बोला, एक बात की तस्दीक तो आपके बताए बगैर हो गई है। उसने पलवशा की तरफ इशारा किया जो उसे देखते ही उठने लगी। मैंने आगे बढ़कर उसे उठने में मदद दी। कमांडर नसरुल्लाह ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, बेटी क्या हुआ? मैंने कहा, इसे गोली लगी है। उसने हंसते हुए कहा, वैसे मैं तो ये सुनकर हैरान रह गया था कि पल्लू खान दरअसल पलवशा खान वजीर हैं। मैंने उसकी बात की तायद की, बात ही हैरानी की है। वो बोला, अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले नाश्ता कर लें। मैंने कहा, भूख तो लगी हुई है। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हम पुरतकल्लुफ नाश्ते को जुड़े हुए थे। नाश्ते के दौरान ही कबील खान और जहांदाद के कत्ल और उसके बाद होने वाले जिरगी की बातें उसने मेरे सामने दोहरा दी थी। कोई भी वाकया मुख्तलिफ जबानों से गुजरने के बाद हकीकत से काफी दूर हो जाता है। हमारे वाकये में भी कुछ नई बातें शामिल होने के अलावा कुछ बातें हज़फ हो गई थी। नाश्ता करके मैंने उन तमाम बातों की वजाहत कर दी। उसके साथ ही कमांडर को मैंने अपनी गिरफ्तारी से रिहाई तक के वाकयात सुनाए। इन हालात में वो कोई बेहतर मशवरा दे सकते थे। मेरी बात खत्म होते ही वो सोच में पड़ गए। चंद लम्हे सोच में डूबे रहने के बाद वो कहने लगे, जीशान साहब, आप दोनों मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर बुरा न मनाएं तो सबसे पहले मैं आप दोनों को इकट्ठा रहने पर एतराज करूंगा। एक जवान लड़के और लड़की को बगैर किसी रिश्ते के यूं एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए बेहतर यही है कि आप अलहदा हो जाएं। कबील खान की मौत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पलवशा को किसी और जंग में हिस्सा लेना चाहिए, और अगर तुम दोनों इकट्ठे रहने पर मुसिर हो तो फिर शादी कर लो। उसकी बात ने पलवशा के चेहरे पर कौसे कज़ाह के रंग बखेर दिए। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मोहतरम कमांडर, हम इसी गरज से आपके पास हाजिर हुए हैं। आप इजाजत दे तो हम आज ही निकाह करना चाहेंगे। कमांडर नसरुल्लाह ने खुश होते हुए कहा, जज़ाकल्लाह, आज तो फिर बहुत मुबारक दिन है। नमाज ज़ोहर के बाद आप दोनों का निकाह कर दिया जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया कमांडर, उसके साथ ही अगर आप मेरे लिए कुछ खरीदारी कर लें। वो खुश दिली से बोला, क्यों नहीं। मैंने उसे बाहर चलने का इशारा किया। चले, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पलवशा के सामने मतलूबा सामान की तफसील बताना मुनासिब न समझा। बाहर आकर मैंने $2000 उसकी जानिब बढ़ाते हुए मतलूबा सामान की तफसील भी दोहरा दी और वो सर हिलाते हुए रुखसत हो गया। मैं बैरूनी दरवाजा कुंडी करके पलवशा के पास आ गया। क्यों जी, मुझसे चोरी चोरी क्या मंगवा रहे हो? मैंने कहा, पलवशा यार, दुल्हनें ऐसी बातचीत नहीं करती। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसी दुल्हन बनना ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा, शोर करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पट्टी तब्दील करने का वक्त हो गया है। वो बोली, आप बाहर बैठे, मैं खुद तब्दील कर लूंगी। मैं मतलूबा सामान रख कर सहन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने आवाज देकर मुझे अंदर बुला लिया। पुरानी पट्टी उठाकर मैंने बाहर सहन के एक कोने में फेंकी और इंजेक्शन तैयार करने लगा। एंटीबायोटिक और पेन किलर लगाकर मैं उससे गपशप करने लगा। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बार बार वो कहती, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप हमेशा के लिए मेरे होने जा रहे हैं। कमांडर नसरुल्लाह की वापसी तक हम गपशप करते रहे। वो मुझे तल खयाम में अपनी दिगरगूं हालत का बता रही थी कि मेरी जुदाई में उसकी क्या हालत रही। उसकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि मैंने जरा भर तकलीफ नहीं काटी और सारी अजियतें उसे ही हुई हैं। कमांडर नसरुल्लाह मेरा मतलूबा सामान ले आया। सामान रखकर वो नमाज के बाद आने का कहकर चला गया। मैंने सुर्ख लिबास पलवशा के सामने रखते हुए कहा, ये कपड़े पहनो, मैं भी लिबास तब्दील कर लेता हूँ। अपने कपड़े उठाकर मैं गुस्ल खाने में चला गया। वापस पहुंचने पर वो मुझे सुर्ख लिबास पहनी नजर आई। कमांडर नसरुल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद अपने 2 जवान बेटों के हमरा वहां पहुंच गया। राजदारी के तकाजे पूरा करने के लिए उसने अपने बेटों के अलावा किसी को दावत नहीं दी थी। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद वो निकाह का खुतबा पढ़ने लगा। खुतबा पढ़कर उसने पहले पलवशा की रजामंदी मालूम की और फिर मुझसे पूछने लगा। मेरे कबूल है कहने के बाद कमांडर नसरुल्लाह ने मुझसे मुआनिका किया, मुबारक हो, और उसने पलवशा के सर पर हाथ रखा। उसके दोनों बेटों ने भी मुझे मुबारकबाद दी। कमांडर नसरुल्लाह ने मिठाई का डिब्बा खोलकर सबका मुंह मीठा कराया। उसके दोनों बेटे तो मिठाई खाकर वालिद से इजाजत लेकर रुखसत हो गए, जबकि कमांडर वहीं बैठ गया। बेटों को रुखसत करते ही वो पूछने लगा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, हमारा सबसे बड़ा मसला यही है जो हल हो गया है। फिलहाल पलवशा के ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे।
उसके बाद कुछ सोचेंगे। वो बोला, बेटा आप दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर मुझे पलवशा के बारे में पहले से पता होता तो यकीनन बहुत पहले आप पर जोर दे चुका होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने मेरे चचा कहने पर खुशी का इजहार करते हुए मुझे बेटा कहने में देर नहीं लगाई थी। हम बहुत पहले ये फैसला कर चुके थे चचा जान। हमारा ख्याल था कि बुजुर्गों की मौजूदगी में ये बाबरकत फेल सर अंजाम दें, मगर हालात ने ऐसा मौका नहीं दिया। वो बोले, ये भी ठीक है, अब मैं चलूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। मैंने कहा, ठीक है चचा जान। मैं उन्हें रुखसत करने दरवाजे तक चला गया। बैरूनी दरवाजा कुंडी करके मैं वापस कमरे में आया। पलवशा सुर्ख कपड़ों में सिमटी हुई बैठी हुई थी। अल्लाह पाक ने इंसान को निकाह का तरीका भी बतौर नेमत अता किया है। दो गवाहों के सामने मर्द और औरत हमेशा एक साथ रहने का इकरार करके एक ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं कि उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। हम काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे, जहां तक कि कमांडर नसरुल्लाह रात का खाना ले आया। खाना खाकर मैंने पूछा, पट्टी तो खुद कर लोगी ना? वो लाट से बोली, जी नहीं, मेरे सरताज मौजूद है ना? मैंने कहा, बढ़िया इस सरताज वाली। इसी तरह महीने भर में उसका जख्म ठीक हो गया। इस दौरान मैंने उसकी तवानाई बहाल करने के लिए उसे खूब अच्छी ग़िज़ाएं खिलाईं। दूध, शहद, मुख्तलिफ किस्म के फल, खुश्क मेवाजात और दुनिया जहान की अच्छी ग़िज़ाएं। खर्च के लिए एल्बर्ट ब्रुक के दिए हुए काफ़ी डॉलर्स मौजूद थे। जो भी अंगूर अड्डे में दुकानदार डॉलर्स बखुशी वसूल करते थे। इस एक माह के दौरान मैंने उसके इतने लाड उठाए, इतनी नाज बर्दारी की कि जितने की वो हकदार थी। उसके मुकम्मल सेहत याब होने के बाद हमारा दिल कहीं जाने को नहीं कर रहा था। हमें मालूम भी नहीं हुआ और 1.5 माह गुजर गया। न जाने हम वहाँ कितना अरसा मजीद गुजारते कि वसल के शब रोज ने हमें हर गम से बेनियाज कर दिया था। लेकिन हम ये भूल गए थे कि दुश्मन हमारी ताक में है। कमांडर नसरुल्लाह को रोजाना बैठक में खाने पीने का सामान पहुंचाते देखकर यकीनन किसी को शक हो गया था, और ये शक करना इसलिए भी बनता था कि हम दोनों में से कोई भी बैठक से बाहर नहीं निकलता था। और फिर एक दिन हम पर छापा पड़ गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती